प्रिय मित्रों, भाइयों और बहनों, मैं आपके सामने आज वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति के बारे में बात करना चाहता हूं, जहां आज भारत दो गुटों में बंट चुका है। एक तरफ नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए है, तो दूसरी तरफ बाकी उनके विपक्ष में एक नया गुट इंडिया बना है, उसके पक्ष में अन्य सेनापति हैं। लेकिन इन सबों के बीच में जो इंडिया है, उसमें इन सेनापतियों के बीच में राहुल गांधी का एक कद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, खासकर जब वो 4000 किलोमीटर की पदयात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक किए। लेकिन राजनीति अलग चीज है, और राहुल गांधी की विद्वता और राहुल गांधी की जन सेवा की भावना और लोगों के प्रति उनका एक दर्द अलग चीज है। राजनीति निष्ठुर होती है, जहां पे इन सारी चीजों का कोई महत्व नहीं होता है, वहां राज सत्ता पाना ही मकसद होता है। यहाँ पे महाभारत के साथ जो परिस्थितियां थी, महाभारत युद्ध के समय और वर्तमान भारत के समय, और उसमें मामा शकुनी और बिहार का जो योगदान रहा, उसके बारे में कहने के लिए आया हूं। मामा शकुनी की जब बात उठती है तो महाभारत का वो युद्ध याद आ जाता है। अगर मामा शकुनी नहीं रहते तो महाभारत का युद्ध नहीं होता, और मामा शकुनी ने जो राज सत्ता को बरकरार रखने के लिए महाभारत की राजधानी हस्तिनापुर की में जो चौसर के बिसात पे जो राजनीति का खेल खेला, जिसमें असत्य था, अधर्म था, अनीति थी, अत्याचार भी था, अशिष्टता भी थी, छल प्रपंच पाखंड भी था, मगर राजनीति तो ही है। जब दूसरी तरफ धर्म था, शिष्टाचार थी, नीति थी, सदाचार था, उनकी हार हुई, क्योंकि राजनीति में एक कोई मायने नहीं रखती है। यही चीज वर्तमान राजनीति एनडीए और इंडिया के बीच है। इन परिस्थितियों में जब मामा शकुनी ने जो बिसात बिछाई और पांडव उनकी बिसात पे मात खा गए, तो उसका परिणाम एक अबला नारी को बाल घसीटते हुए राज दरबार में लाया गया, जहां पे उनका साथ देने वाले तो दूसरी तरफ गुरु द्रोणाचार्य के साथ भीष्म पितामह खड़े थे, जो धर्म, सत्य और शिष्टाचार और नीति के ध्वज वाहक थे, मगर वे प्रतिज्ञा से राज सत्ता के साथ, हस्तिनापुर की राज सत्ता के साथ बंधे हुए थे। इसलिए उनकी वाणी मूक थी, और उस भरी सभा में एक अबला नारी का चीरहरण हुआ, और समूचे भारत आज तक उसका याद करते हुए शर्म से झुक जाता है। ऐसी परिस्थिति में जो परिस्थिति हुई, तो उसके बाद लॉर्ड कृष्णा का प्रादुर्भाव हुआ। लॉर्ड कृष्णा ने पांडव को समझाया कि मैं धर्म, सत्य, शिष्टाचार और नीति की रक्षा के लिए तुम्हारे साथ खड़ा हूं, मगर राज सत्ता तुम्हें पाना है तो युद्ध भी तुझे ही करना होगा, मैं सिर्फ साथ खड़ा हूं निष्पक्ष भाव से। ऐसी परिस्थिति में जब सारथी बनकर लॉर्ड कृष्णा जब कृष्ण के अर्जुन के साथ जब कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाओं के बीच में आकर खड़े हो गए, तो उस समय महान धनुर्धर अर्जुन का भी एक नैतिक रूप से जो थोड़ा सा असुविधा महसूस कर रहे थे अपमानित होने के बाद, तो उन्हें वो भी बड़ा शिथिल और कमजोर महसूस कर रहे थे। उस समय लॉर्ड कृष्णा का एक कहना कि हे अर्जुन सुनो, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं हर युग में धर्म की रक्षा के लिए, सत्य की रक्षा के लिए सदा आते रहता हूँ। आज भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। युद्ध तो तुम्हें ही करना है, क्योंकि राज सत्ता तुझे पानी है, तो कैसे पाओगे ये तुम तय करो।
इन परिस्थितियों में महाभारत में जो ये बात हुई, लेकिन उस समय भी छल प्रपंच पाखंड का जवाब दूसरे पक्ष से छल प्रपंच पाखंड से दिया गया, तभी एक की जीत हुई। तो आज के वर्तमान भारत में जो एनडीए बना है, जो इंडिया दूसरी गुट में खड़ा है, उसे भी छल प्रपंच पाखंड का जवाब छल प्रपंच पाखंड से देने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तभी महाभारत की जीत से एक सीख मिलेगी, वरना हार तो निश्चित है। विद्वता से और लोगों के बीच कार्य करने से राजनीति नहीं चलती है। राजनीति और राजसत्ता का चरित्र अलग होता है, उसका मकसद होता है, चाहे जैसे हो राजसत्ता को पाना होता है। एवरीथिंग इज फेयर इन लव, वार एंड पॉलिटिक्स, इसे सोचना पड़ेगा। और महाभारत से सीख वर्तमान भारत को लेना पड़ेगा, जहां राजनीति के खिलाड़ी दो गुटों में एनडीए जिसका नेतृत्व नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, तो दूसरे का नेतृत्व जो एनडीए बना हुआ है उसका अन्य बहुत सारे सेनापति हैं। इस बीच में एक बात है, एनडीए पर हमला बोलते हुए मोदी जी ने जो कटाक्ष किया, जो व्यंग्यबाण किया, वो महान धनुर्धर अर्जुन के अग्निबाण से ज्यादा वो घातक महसूस हो रहा है। आज व्यंग्यबाण है, महाभारत नहीं हो रहा है। राजनीति का चौसर बिछा हुआ है, यहाँ हर खेल जायज है, इसलिए इसे समझने की जरूरत है। आज जो परिस्थिति बनी हुई है, नरेंद्र मोदी जी ने कटाक्ष करते हुए इंडिया पे कहा, इंडिया मुजाहिदीन भी तो था, इंडिया मुजाहिदीन भी तो है। इन परिस्थितियों में अगर ये जो गठजोड़ बना हुआ है इंडिया का, वो लुटेरों का गठजोड़ है, वो भ्रष्टाचारियों का गठजोड़ है, वो भारत में जो विकास मेरे समय जो हुआ है वो उनके गले से नीचे उतर नहीं रहा है। इसीलिए वे राजनीति के अखाड़े में हमें जनता के बीच बदनाम करने आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ इंडिया वाले लोग ये कह रहे हैं कि मोदी जी के शासनकाल में गरीबी बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, अर्थव्यवस्था का बहुत नुकसान हुआ है, आर्थिक असमानताएं बढ़ी है, भुखमरी बढ़ी है, और साथ साथ देश का जुआ उबल रहा है। किसान के साथ अन्याय हुआ, दलित के साथ अन्याय हो रहा है, आदिवासियों के साथ अन्याय हो रहा है। इन परिस्थितियों में देश को बचाना है तो आप इंडिया का साथ दीजिए। खैर, ये आरोप और प्रत्यारोप जनता के बीच में अपने अपने पक्ष को रखने के लिए चलता ही रहेगा, लेकिन राजनीति राजसत्ता पाने के लिए अलग रास्ता अख्तियार करती है। लेकिन जो भी हो, एक 2024 का संसदीय चुनाव बहुत ज्यादा खर्चीला होने जा रहा है, और इसका आर्थिक बोझ चाहे टैक्स के रूप में या महंगाई के रूप में, ये दोनों तरफ की जनता को ही सरकार बनने के बाद भुगतना पड़ेगा। इसके लिए जनता तैयार रहे। बाद में जब ये बात मामा शकुनी और बिहार की बात का योगदान होता है, वो महाभारत काल से लेकर के वर्तमान काल तक, तो यहाँ बात उठती है कि जरासंध भी बिहार से ही आते थे, जिसके भय से लॉर्ड कृष्णा द्वारिका भाग गए थे और उनका नाम रणछोड़ पड़ा था। यहीं से भगवान बुद्ध की धरती है, जहाँ से बुद्धिज्म का प्रचार हुआ। यही धरती है जहाँ जैन लोगों का महावीर तीर्थंकर की धरती रही है। यही धरती है जहाँ गुरु गोविंद सिंह, जो सिख गुरुओं के गुरु कहे जाते हैं, उनकी कर्मभूमि रही है। यही कर्मभूमि, यही है धरती जहाँ पे सम्राट अशोक जैसे महान शासक पैदा हुए। यही धरती है जहाँ चाणक्य जैसे महान अर्थशास्त्री और राजनीति शास्त्री पैदा हुए। यही धरती है यहाँ महान वैज्ञानिक आर्यभट्ट भी पैदा हुए। यही वो धरती है जहाँ पे महात्मा गांधी का स्वतंत्रता का आंदोलन चंपारण से शुरू हुआ। यही वो धरती है जहाँ जेपी मूवमेंट भी यहीं से पटना के कदम कुआं में से शुरू हुआ। यही वो धरती है जहाँ भगवान बिरसा मुंडा, जो आदिवासी समुदाय के बहुत जुझारू नेता के रूप में उभरे थे,
उनका भी सम्मान संपूर्ण भारत में आदिवासी समुदाय करता है। यहीं पे माउंटेन मैन के रूप में जाने वाले दशरथ मांझी भी जो पहाड़ को छेनी और हथौड़ी से तोड़ते हुए रास्ता बनाए थे। तो इन सारी परिस्थितियों में जहां नालंदा विश्वविद्यालय जो विश्व विख्यात था उस समय भी, और विक्रमशिला का भी एक नाम था, वो भी आज बिहार में ही है। इन सवालों के बीच में आज ये बात उठ रही है कि ये तो पीछे की बात रही, लेकिन वर्तमान में भी मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि आज राष्ट्रीय चैनल पर अगर बिहार की धमक देखनी है तो बिहार की दो सुंदर जो वीरांगनाएं हैं वो जब राष्ट्रीय चैनल पर दहाड़ती हैं तो इंडिया पक्ष के बड़े बड़े नेताओं का पसीना छूट जाता है। उसमें एक नाम है अंजना ओम कश्यप, जो वीर कुंवर सिंह की धरती आरा से आती हैं, तो दूसरे का नाम है श्वेता सिंह, जो गणतंत्र का बीजारोपण करने वाली भूमि वैशाली और लिच्छवी से आती है। तो इन दो राष्ट्रीय चैनल पे महिला पत्रकार जब बिहार से बाहर जाते हैं तो अपनी प्रतिभा उनकी चकाचौंध करती है भारत को। उसी ढंग से हमारे दो मुख्य एक्स जो आपके एंकर हैं, जो राष्ट्रीय चैनल पर रह चुके हैं, लेकिन वो एनडीए मोदी जी के जब नेता आते हैं तो उनके बातों के सामने उनके ही पसीने छूटते हैं। एक का नाम है रवीश कुमार तो दूसरे का नाम है एनके सिंह। ये लोग जब बिहार की धरती को छोड़कर दिल्ली में जब राष्ट्रीय चैनलों पर बोलते हैं तो भारत के लोग इनकी प्रतिभा का आदर करते हैं, लेकिन बिहार में जाते ही इनकी प्रतिभा धूल धूसित हो जाती है। क्योंकि बिहार में आज भी, और महाभारत के समय के जो मामा शकुनी थे, आज बहुत सारे मामा शकुनियों का उपज हो चुका है। एक जातिवादी मामा शकुनी हैं जो इंडिया में भी घुसे हुए हैं, एक धर्मवादी मामा शकुनी हैं जो एनडीए में भी घुसे हुए हैं। इसलिए इंडिया और एनडीए दोनों तरफ आज मामा शकुनियों की एक जमात खड़ी है जो राजसत्ता में हिस्सेदारी चाहती है। लेकिन महाभारत का मामा शकुनी राजसत्ता में हिस्सेदारी नहीं चाहता, तो उसका समर्पण राजसत्ता के साथ था। इसीलिए आज एनडीए और इंडिया की बात हो रही है। इन परिस्थितियों में जो स्थिति बनी हुई है बिहार की, जहां प्रतिभा का दुरुपयोग होता है, प्रतिभाएं यहां मुरझा जाती हैं जातीयवादी मामा शकुनियों के पैरों के तले, धर्मवादी मामा शकुनियों के पैरों के तले। ये राजनीति बिहार को बहुत पीछे ढकेल चुकी है, जहां शिक्षा व्यवस्था चौपट है, स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट है, जिसका नामो निशान भी अब मिटने पे तैयार है। और यहाँ तक कि जो अन्य प्रदेश हैं बहुत आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन बिहार प्रतिभा के मामले में बहुत, जो प्रतिभाशाली छात्र यहाँ हैं, मेधावी छात्र हैं, मेधावी व्यक्ति हैं, उन सबों की प्रतिभा इन जातिवादी मामा शकुनी के पांव के तले दब जाते हैं। लेकिन जैसे ही वे बिहार से बाहर आते हैं तो अपनी प्रतिभा की चकाचौंध से भारत को एक गजब की शक्ति देते हैं। ये परिस्थिति है। तो इन परिस्थितियों में मैं यही कहूंगा कि भाई आज जो परिस्थिति है बिहार की, उसमें आबहु सब मिल रोबहु भाई, हा हा भारत दुर्दशा देखी न जाई। यही बिहार की और भारत की दुर्दशा है। दूसरी तरफ इंडिया और एनडीए की बात होती है तो दूसरी लाइन भी आपको सुना देता हूं। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। जिस राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में एनडीए के नेताओं ने महिलाओं को अपमानित किया, आज भी महिलाएं भारत के आंगन में जिस ढंग से उनका चीरहरण हो रहा है, उनको नग्न घुमाया जा रहा है, वो बड़े ही शर्म की बात है। लेकिन बिहार भी उससे अछूता नहीं है। यहाँ भी प्रतिदिन करीब करीब
एक लोगों की हत्याएं होती है, जिसमें व्यापारी भी हैं, जिसमें प्रोफेसर भी हैं, जिसमें डॉक्टर भी हैं, जिसमें छात्र भी हैं, किसान भी हैं, महिलाएं भी हैं और दलित लोग भी हैं। तो कोई विशेष फर्क इंडिया के अंदर जो नीतीश कुमार जी हैं और एनडीए के अंदर जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके में चरित्र में कोई विशेष फर्क नजर नहीं आता है। इन परिस्थितियों में मैं आगे फिर बताना चाहता हूं कि जिन परिस्थितियों में बिहार और भारत गुजर रहा है, उन परिस्थितियों में भारत के लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि चुनावी खर्च जो बहुत ज्यादा खर्चीला 2000 चुनाव का संसदीय चुनाव होने जा रहा है, इसका बोझ तो आप ही को भुगतना पड़ेगा, चाहे भारत की जनता एनडीए के साथ खड़ी हो या भारत की जनता इंडिया के साथ खड़ी हो। उन्हें टैक्स का बोझ तो ढोना ही पड़ेगा, महंगाई की मार तो झेलनी ही पड़ेगी, चाहे सरकार जिस किसी की भी है। लेकिन इन परिस्थितियों में मैं जो बात उठती है, उसमें मैं हरिवंश राय बच्चन जी की एक कविता सुनाना चाहता हूं, जो मधुशाला से निकाली गई है। वो कविता है, मंदिर मस्जिद भेद कराते मेल कराती मदिरालय, मंदिर मस्जिद भेद कराते मेल कराती मदिरालय, कब मंदिर पे कंचन की बारिश हुई, कब मदिरालय पे गाज गिरा। इस बात का तो जवाब नरेंद्र मोदी जी, जो छाती ठोक कर पार्लियामेंट में कहते हैं कि एक अकेला सब पे भारी, तो उन्हें तो जवाब देना पड़ेगा कि ये मंदिर का जो नाम लेकर के 2024 का चुनाव लड़ने की बात करते हैं, तो हरिवंश राय बच्चन जी पूछते हैं, कब मंदिर पे कंचन की बारिश हुई, सोना की बारिश किस मंदिर पे हुई कि जिसका नाटक आप लोग कर रहे हैं, छाती ठोक कर कहते हैं एक अकेला सब पे भारी। किस चीज पे भारी? ये भारत की दुर्दशा पर, भारत की नारियों पे, भारत के दलित और आदिवासी समुदाय, भारत के उबलते हुए नौजवानों के बेरोजगारी पे या किसानों की रीढ़ तोड़ने के मामले में किस पे छाती ठोक रहे हैं आप लोग। दूसरी तरफ भारत की जनता नीतीश कुमार से भी पूछना चाहती है कि आप ये तो बताएं किस मदिरालय पे गाज गिरी। ये हरिवंश राय बच्चन जी पूछ रहे हैं, मैं नहीं पूछ रहा हूँ। तो आप तो बताइए, आप शराबबंदी का एक तगमा पहने हुए हैं, आप कहते हैं कि संपूर्ण भारत में शराबबंदी के लिए सबसे ज्यादा अगर सफल कोई हुआ तो नीतीश कुमार, और सीना ठोक कर कहते हैं एक अकेला सब पे भारी शराबबंदी को लागू करने में। लेकिन इस शराबबंदी का सबसे ज्यादा शिकार कोई हुआ तो दलित लोग हुए, सबसे ज्यादा शिकार हुआ तो अति पिछड़ा जनता हुई, बिहार की जनता, और एक जेलों में ठूसे गए। लेकिन आपके मदिरालय, आपने किसी मदिरालय पे गाज गिराया क्या? मदिरालय आज भी चल रहे हैं, लोग शराब आज भी पी रहे हैं और लोग शराबों से मर भी रहे हैं शराब पी पी करके। तो इस स्थिति में नरेंद्र मोदी जी एनडीए की तरफ से और इंडिया की तरफ से नीतीश कुमार जी को हरिवंश राय बच्चन जी के इन कविता का जवाब देना ही होगा। भारत की जनता ये जवाब मांगेगी ही। आगे जब बात उठती है ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं की, तो नरेंद्र मोदी से और नीतीश कुमार से भी लोग पूछेगा, नीतीश कुमार जी, बिहार में पहले अपराधियों का शासन चलता था, आज आप अफसर शाही का चल रही है। तो ये अट्टालिकाएं जो पटना में बनी हुई है, भव्य अट्टालिकाएं, इसमें शोषण तो मजदूरों का ही हुआ, शोषण तो किसानों का ही हुआ। चूंकि बिहार एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ कल कारखाने नहीं आगे बढ़ते, चूंकि अपराधियों का शासन चलता है, क्योंकि अफसरशाही का शासन चलता है नीतीश कुमार जी, और आप उसी के प्रत्यक्ष नेतृत्व कर रहे हैं। इन परिस्थितियों में आपको जवाब तो देना ही पड़ेगा कि पटना में बने हुए अट्टालिकाएं किन अपराधियों और किन अफसरशाहों के नाम है और किन नेताओं के नाम हैं जो भारी लूट मचाए हैं, वो भारत का, बिहार के किसानों का और मजदूरों का शोषण करके। ऐसी स्थिति में राष्ट्रकवि दिनकर जी की वो पंक्ति भी आपको सुना देना चाहता हूं, जिसमें उन्होंने कहा था, देख हृदय फाड़ कृषक दे रहे सोनित की धारें,
बनती ही जाती उन पे वैभव की ऊंची ऊंची दीवारें। तो नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी दोनों को एक जवाब देना पड़ेगा बिहार में नीतीश कुमार जी को कि आपके शासनकाल में अफसरशाही जो इतनी हावी है वो पहले के अपराधियों से कम है क्या? जो अपराधीकरण पहले भी हुआ था और अपराधियों का राज चलता था बिहार में, आज अफसरशाही का राज चल रहा है। और लूटे कौन जा रहे हैं? तो हमारे किसान। बिहार कृषि प्रधान देश है, हमारे लूटे जा रहे हैं। तो कौन? तो हमारे बेरोजगार नौजवान जिनका पलायन हो रहा है, प्रतिभा का पलायन हो रहा है, डॉक्टरों का भी पलायन हो रहा है, व्यापारियों का भी पलायन हो रहा है, क्योंकि इस अफसरशाही और अपराधी शाही में कोई फर्क नहीं है। नीतीश जी इसका जवाब देना होगा। उसी ढंग से नरेंद्र मोदी को भी जवाब देना होगा कि दिल्ली में या कलकत्ता में या बम्बे में जो उच्च अट्टालिकाएं जो बनी हुई है वो किसके पैसे के शोषण से बनी हुई है? आप तो मोदी जी चुनाव हारने के बाद झोला उठाकर चल देंगे, लेकिन इस शोषण का शिकार तो भारत की जनता ही होगी और इसका जवाब भी आप लोगों को देना ही होगा। इन परिस्थितियों में मोदी जी और नीतीश कुमार, एनडीए के नायक मोदी जी और इंडिया के अच्छे सेनापति नीतीश कुमार जी को इसका जवाब भारत की जनता, बिहार की जनता को देना ही पड़ेगा। बिहार की जनता, भारत की जनता 2024 के संसदीय चुनाव में इन सवालों का जवाब मांगेगी। धन्यवाद आप सारे मित्रों को मेरी बात सुनने के लिए। धन्यवाद।